गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज की क्लास में आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय। इससे संबंधित आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज कराई जाएगी और इससे पहले आप लोगों को कुछ क्लासेस कराई जा चुकी हैं। जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है वो लोग प्लेलिस्ट पर जा कर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगभग 12 वर्ष तक निष्कासित रहने के बाद शाह आलम द्वितीय को किसने संरक्षण देकर दिल्ली के राज सिंहासन पर पुनः सिंहासनारूढ़ किया? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए महादजी सिंधिया, ऑप्शन बी नजीब खां, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी अंग्रेज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग भी अपने अपने आंसर नोट डाउन करते हुए चलें और जब आपको आंसर बताया जाए तब आप लोग रीचेक ज़रूर करें। आप कितने क्वेश्चन 50 में से अटेंड कर पा रहे हैं और कितने करेक्ट हो रहे हैं आपके कमेंट द्वारा आप लोग बताया करें। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लगभग 12 वर्ष तक निष्कासित रहने के बाद शाह आलम द्वितीय को किसने संरक्षण देकर दिल्ली के राज्य सिंहासन पर पुनः सिंहासनारूढ़ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादजी सिंधिया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने ढाका से मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी स्थानांतरित की? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी है शुजाउद्दीन, ऑप्शन सी है अली वर्दी खां, ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला। तो आपको इसमें से आंसर बताना है कौन सा करेक्ट है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बंगाल के किस नवाब ने ढाका से मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी स्थानांतरित की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सूबेदारी के दौरान बिहार को बंगाल और उड़ीसा के साथ मिला दिया गया ताकि तीनों प्रांतों के लिए बंगाल के सूबेदार को उत्तरदायी बनाया जा सके? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी शुजाउद्दीन, ऑप्शन सी है सरफराज खां, ऑप्शन डी है अली वर्दी खां। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। क्वेश्चन समझ लें पहले आप लोग, उसके पश्चात ही आंसर करें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी सूबेदारी के दौरान बिहार को बंगाल और उड़ीसा के साथ मिला दिया गया ताकि तीनों प्रांतों के लिए बंगाल के सूबेदार को उत्तरदायी बनाया जा सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुजाउद्दीन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा शुजाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन नवाब था जिसने मराठों के साथ संधि और चौथ के रूप में उन्हें वार्षिक नजराना देना स्वीकार किया और उड़ीसा के एक भाग का लगान भी उनको समर्पित कर दिया? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी शुजाउद्दीन, ऑप्शन सी है अली वर्दी खां, ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देखेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद ही आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन नवाब था जिसने मराठों के साथ संधि की और चौथ के रूप में उन्हें वार्षिक नजराना देना स्वीकार किया और उड़ीसा के एक भाग का लगान भी उनको समर्पित कर दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अली वर्दी खां। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में एक नए जमींदार अभिजात तंत्र की किस प्रकार स्थापना की? ऑप्शन ए उसने राज्य के अधिकारियों को जागीरें प्रदान करने पर आधारित एक नवीन जागीरदारी व्यवस्था का प्रचलन किया, ऑप्शन बी है ठेके पर भू राजस्व की वसूली का अधिकार जमींदारों और साहूकारों मुख्यतः हिंदू थे को प्रदान किया, ऑप्शन सी देखिए,
ऑप्शन सी है उसने उच्चतम प्रशासनिक पदों और अधिकांश सैनिक पदों पर ईरानी अभिजात वर्ग के लोगों को नियुक्त किया। ऑप्शन डी है उसने अनेक पुराने जमींदारों को हटा दिया और उनके स्थान पर भू राजस्व ठेकेदारों को नियुक्त किया। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, क्वेश्चन था कि मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में एक नए जमींदार अभिजात तंत्र की किस प्रकार स्थापना की, आपका क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, ठेके पर भू राजस्व की वसूली का अधिकार जमींदारों और साहूकारों मुख्यतः हिंदू थे। ठीक है, साहूकारों जो मुख्यतः हिंदू थे को प्रदान किया गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिए मुर्शीद कुली खान ने निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया? ऑप्शन ए, उसने जागीर वाली जमीनों के बहुत बड़े भाग को खालिसा जमीनों में परिवर्तित कर दिया। ऑप्शन बी है उसने नवीन भू राजस्व निर्धारण व्यवस्था का प्रचलन किया। ऑप्शन सी है उसने ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था प्रचलित की। और ऑप्शन डी है उसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महालवाड़ी, देखिए महालवाड़ी व्यवस्था लागू की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें, समझ लें। क्वेश्चन है कि बंगाल की वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के लिए मुर्शीद कुली खान ने निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को किस युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन ए, लाहौर के युद्ध में। ऑप्शन बी, दिल्ली के युद्ध में। ऑप्शन सी, करनाल के युद्ध में। ऑप्शन डी है पानीपत के युद्ध में। तो नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को किस युद्ध में पराजित किया? तो करनाल के युद्ध में पराजित किया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। किस युद्ध में पराजित किया? करनाल के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी? ऑप्शन ए, वे भारत में अंग्रेजों की स्वायत्ततापूर्ण नीतियों का सही मूल्यांकन नहीं कर सके। ऑप्शन बी, अपने अधिकारियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को न रोक पाना। ऑप्शन सी, एक शक्तिशाली सेना गठित करने में उनकी विफलता। और ऑप्शन डी है हिंदू और मुसलमान जनता में सौहार्द बढ़ाने में उनकी असफलता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, क्वेश्चन फिर से आप समझें। क्वेश्चन है आपका कि बंगाल के नवाबों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। हिंदू और मुसलमान जनता में सौहार्द बढ़ाने में उनकी असफलता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य कटु संबंधों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन ए, हैदर अली का शीघ्र सत्तारूढ़ और शक्तिशाली होना। ऑप्शन बी, फ्रांसीसियों के साथ उसकी मित्रता। ऑप्शन सी, निज़ाम और मराठों के साथ उसकी संधि। ऑप्शन डी, हैदर अली और कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के बीच शत्रुता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हैदर अली एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य कटु संबंधों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निज़ाम। देखिए, क्या आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी, निज़ाम और मराठों के साथ उसकी संधि। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, निज़ाम और मराठों के साथ उसकी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
1767 से 1769 से पूर्व हुई त्रिपक्षीय संधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए त्रावणकोर का राजा, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी मराठे, ऑप्शन डी अंग्रेज। एक बार फिर से देखें क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 से पूर्व हुई त्रिपक्षीय संधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? कौन ही शामिल था? ये है त्रावणकोर का राजा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए अंग्रेजों ने हैदर अली को पूर्णतः परास्त कर दिया, ऑप्शन बी हैदर अली पराजित तो कर दिया गया लेकिन उसकी शक्ति को कुचला नहीं जा सका, ऑप्शन सी है संधि की शर्तें वस्तुतः हैदर अली ने निर्धारित की, ऑप्शन डी है हैदर अली ने अंग्रेजों, मराठों और निजाम को पूर्णतः परास्त कर दिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए क्वेश्चन आपका है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 का क्या परिणाम हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संधि की शर्तें वस्तुतः हैदर अली ने निर्धारित की। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदर अली द्वारा की गई चतुर्पक्षीय संधि के लिए मुख्य उत्प्रेरक कारण क्या था जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 हुआ? ठीक है, 1780 से 84 हुआ। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है मद्रास की अंग्रेज सरकार ने 1769 की संधि की शर्तें पूरी नहीं की, ऑप्शन बी है 1771 में मराठों ने जब हैदर के प्रदेशों पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं की, और ऑप्शन सी है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के राज्यों को एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास किया ताकि उनमें एकता न हो सके, और ऑप्शन डी है अंग्रेजों ने हैदर के सैनिक आपूर्ति स्रोत माहे पर कब्जा कर लिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से देखें एक बार। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हैदर अली द्वारा की गई चतुर्पक्षीय संधि के लिए मुख्य उत्प्रेरक कारण क्या था जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजों ने हैदर के सैनिक आपूर्ति स्रोत माहे पर कब्जा कर लिया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलियों और बाजारों में हर जगह कत्ल किए गए व्यक्तियों के मुंडविहीन धड़ पड़े हुए थे। कत्लेआम के बाद 7 दिन तक यमुना नदी में जल खूनी लाल रंग का बता रहा है। इस विवरण में किसके आक्रमण के दौरान दिल्ली के विनाश का वर्णन किया गया है? ऑप्शन देखेंगे। देखिए ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है? अहमद शाह अब्दाली, और ऑप्शन बी है नादिर शाह, ऑप्शन सी है महादजी सिंधिया, ऑप्शन डी है फैजाबाद। देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आइए क्वेश्चन एक बार फिर समझ लें। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गलियों और बाजारों में, ठीक है, क्वेश्चन है कि गलियों और बाजारों में हर जगह कत्ल किए गए और व्यक्तियों के मुंड विहीन धड़ पड़े हुए थे। कत्लेआम के बाद 7 दिन तक, ठीक है, 7 दिन तक यमुना नदी में जल खूनी लाल रंग का बहता रहा। इस विवरण में किसके आक्रमण के दौरान दिल्ली के विनाश का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले इसका ऑप्शन देख लें आप लोग। पहला ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, दूसरा है नादिर शाह, तीसरा आपका है महादजी सिंधिया, और जो आपका डी ऑप्शन है इसे पहले आप लोग करेक्ट कर लें, ये फैजाबाद नहीं है, यहाँ पे आप ऑप्शन चेंज करिए, गुलाम कादिर रुहेला। ठीक है, क्या ऑप्शन कर दीजिए आप लोग? गुलाम। देखिए ये आप लोग नोट कर लें, गुलाम कादिर रुहेला। ठीक है,
करेक्ट करें इसे आप लोग, रुहेला, ठीक है, गुलाम कादिर रुहेला, ये आपका डी ऑप्शन है। और ये डी ऑप्शन फैज़ाबाद आप हटा दें यहाँ से। देखिए आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा, आप देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमद शाह अब्दाली। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के नवाबों की पहली राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए काकोरी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मोहम्मदाबाद, ऑप्शन डी फैज़ाबाद। तो अवध के नवाबों की पहली राजधानी जो थी वो फैज़ाबाद थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह के हाथों अपमान से बचने के लिए आत्महत्या करने वाला अवध का नवाब था? ऑप्शन ए सफदरजंग, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन सी शहादत खां, ऑप्शन डी है आसफउद्दौला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आसफउद्दौला। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किसे दंडित करने के लिए भारत पर 3 बार पुनः आक्रमण किए? ऑप्शन ए मराठों, ऑप्शन बी जाटों, ऑप्शन सी सिखों, ऑप्शन डी सतनामियों। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। क्वेश्चन देख लें पहले। क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किसे दंडित करने के लिए भारत पर 3 बार पुनः आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिखों को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 6 बार, ऑप्शन डी 8 बार। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो इन्होंने 8 बार आक्रमण किए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में सिखों का उदय निम्नलिखित में से किस घटना के साथ हुआ? ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, ऑप्शन बी बंदा बहादुर का उदय, ऑप्शन सी सिखों का मिसलों अथवा सिख सैनिक भ्रातृत्व के रूप में गठन, ऑप्शन डी है रणजीत सिंह के अधीन प्रथम सिख साम्राज्य की स्थापना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है, एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में सिखों का उदय, ठीक है, सिखों का उदय निम्नलिखित में से किस घटना के साथ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिखों का मिसलों अथवा सिख सैनिक भ्रातृत्व के रूप में गठन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू द्वारा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र का वृक्ष, ठीक है, स्वतंत्र का वृक्ष देखें क्वेश्चन, और लगाने का क्या राजनीतिक महत्व था? ठीक है, फिर से ऑप्शन देख लें पहले इसके। ऑप्शन ए है इससे उसकी स्वतंत्रता की भावना प्रदर्शित होती थी, ऑप्शन बी ये फ्रांस के साथ उसकी मैत्री का प्रतीक था, ऑप्शन सी इसका अर्थ अंग्रेजों को एक लोकतंत्र विरोधी राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करना था, ऑप्शन डी है इसका उद्देश्य अपनी प्रजा के मध्य सैन्य भावनाओं को विकसित करना था। अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन को देखें पहले, उसके पश्चात ही आंसर करें। क्वेश्चन था कि टीपू द्वारा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र का वृक्ष लगाने का क्या राजनीतिक महत्व था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह फ्रांस के साथ उसकी मैत्री का प्रतीक था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, टीपू ने विदेशी राज्यों के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए अपने दूत मंडल भेजे।
इस प्रयोजन के लिए उसने निम्नलिखित में से किस देश में अपना दूतमंडल नहीं भेजा? ऑप्शन ए अरब, ऑप्शन बी काबुल और मॉरिशस, ऑप्शन सी कुस्तुनतुनिया टर्की और वर्साय फ्रांस, ऑप्शन डी फारस ईरान। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ ले पहले, उसके बाद ही आंसर दें। क्वेश्चन है, टीपू ने विदेशी राज्यों के साथ मित्रता करने के लिए अपने दूतमंडल भेजे। इस प्रयोजन के लिए उसने निम्नलिखित में से किस देश में अपना दूतमंडल नहीं भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फारस ईरान। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू पराजित हुआ और मारा गया। इस पराजय के बाद निम्नलिखित में से किसको टीपू के राज्य क्षेत्र का हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ? ऑप्शन ए अंग्रेजों को, ऑप्शन बी मराठों को, ऑप्शन सी निजाम को, ऑप्शन डी मैसूर के पुराने हिंदू राजवंश को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मराठों को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हैदर अली का एक उल्लेखनीय गुण नहीं था? ऑप्शन ए दृढ़ निश्चय, ऑप्शन बी सराहनीय साहस, ऑप्शन सी कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन डी पांडित्यपूर्ण विद्वता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन है कि कौन सा हैदर अली का एक उल्लेखनीय गुण नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांडित्यपूर्ण विद्वता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किस दृष्टि से टीपू अपने पिता के समकक्ष था? ऑप्शन ए राजनीतिक दूरदर्शिता, ऑप्शन बी है नैतिक चरित्र, ऑप्शन सी है शासक के रूप में योग्य और अध्यवसायी, ऑप्शन डी है शौर्य और साहस। अगेन फिर से क्वेश्चन देखें, किस दृष्टि से टीपू अपने पिता के समकक्ष था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दूरदर्शिता के कारण। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नवीन व्यवस्था का टीपू सुल्तान द्वारा प्रचलन नहीं किया गया? ऑप्शन ए नवीन संवत, ऑप्शन बी भू सर्वेक्षण और भू राजस्व बंदोबस्त की नवीन व्यवस्था, ऑप्शन सी नवीन मुद्रा या सिक्का प्रणाली, ऑप्शन डी माप तौल की नवीन व्यवस्था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भू सर्वेक्षण और भू राजस्व बंदोबस्त की नवीन व्यवस्था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या व्यवस्था टीपू सुल्तान द्वारा प्रचलित नहीं की गई थी? ऑप्शन ए राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए उसने जागीर प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, ऑप्शन बी उसने भूमि पर पाड़ेगारों या पालीगारों के अधिकार को कम कर दिया, ऑप्शन सी उसने अपनी प्रजा पर कठोर धार्मिक नियमों को लागू किया, ऑप्शन डी उसने आधुनिक उद्योगों को लगाने के लिए प्रयास किए तथा विदेश व्यापार को विकसित करने के लिए विदेशों में दूत मंडल भेजे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य या व्यवस्था टीपू सुल्तान द्वारा प्रचलित नहीं की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उसने अपनी प्रजा पर कठोर धार्मिक नियम लागू किए। ठीक है, उसने अपनी प्रजा पर कठोर धार्मिक नियमों को लागू किया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, महानता और दूरदर्शिता की दृष्टि से टीपू सुल्तान अपने समकालीन भारतीय नरेशों से कहीं आगे था क्योंकि उसने ऑप्शन ए भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों के खतरे को पूरी तरह भांप लिया था, ऑप्शन बी सैनिक शक्ति के लिए आर्थिक शक्ति आधार स्तंभ होती है इस महत्व को समझता था, ऑप्शन सी आधुनिक व्यापार और उद्योग के महत्व को
वह समझता था। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महानता और दूरदर्शिता की दृष्टि से टीपू सुल्तान अपने समकालीन भारतीय नरेशों से कहीं आगे था, क्योंकि उसने भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों के खतरे को पूरी तरह भांप लिया था। करेक्ट है ए ऑप्शन। और ऑप्शन बी, सैनिक शक्ति के लिए आर्थिक शक्ति आधार स्तंभ होती है, इस महत्व को भी वो समझता था। ऑप्शन सी, आधुनिक व्यापार और उद्योग के महत्व को समझता था। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी में सिखों ने धार्मिक भक्ति संप्रदाय के स्थान पर एक उग्र मुसलमान विरोधी भ्रातृ संघ का रूप धारण कर लिया। उक्त परिवर्तन की प्रक्रिया का सूत्रपात किस सिख गुरु ने किया था? ऑप्शन ए, गुरु अमरदास। ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन दास। ऑप्शन सी, गुरु हरिगोबिंद। ऑप्शन डी, गुरु तेग बहादुर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में सिखों ने धार्मिक भक्ति संप्रदाय के स्थान पर एक उग्र मुसलमान विरोधी भ्रातृ संघ का रूप धारण कर लिया। उक्त परिवर्तन की प्रक्रिया का सूत्रपात किस सिख गुरु ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु हरगोबिंद ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किस गुरु के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक सैनिक शक्ति बन गए? ऑप्शन ए, गुरु हर राय। ऑप्शन बी, गुरु हरकिशन। ऑप्शन सी, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। सिख गुरुओं में से किस गुरु के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक सैनिक शक्ति बन गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के मध्य भ्रातृत्व की भावना सुदृढ़ करने, उनकी अलग पहचान बनाने और उन्हें धार्मिक लक्ष्य प्रदान करने के लिए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किए गए अभिनव परिवर्तनों में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए, कृपाण द्वारा हिलाए गए, देखिए कृपाण द्वारा हिलाए गए, जेल नहीं जल होगा यहाँ पे, ये जल करेक्ट कर लें। जल से धर्म की दीक्षा देने की प्रथा। ठीक है, देने की प्रथा को क्या कहा जाता था? पाहुल कहा जाता था। ठीक है, कृपाण द्वारा हिलाए गए जल से धर्म की दीक्षा देने की प्रथा। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन है वाहे गुरु कहकर अभिवादन करने की प्रथा। ऑप्शन सी है पंच ककार धारण करना। ऑप्शन डी है सर्वशक्तिमान के अकाल तख्त अथवा परम पिता के सिंहासन की। फिर से एक बार क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिखों के मध्य भ्रातृत्व की भावना सुदृढ़ करने, उनकी अलग पहचान बनाने और उन्हें धार्मिक लक्ष्य प्रदान करने के लिए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किए गए अभिनव परिवर्तनों में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन शामिल नहीं था? तो ये इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सर्वशक्तिमान के अकाल तख्त अथवा परम पिता के सिंहासन की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख गुरुओं की परंपरा समाप्त हो जाने के उपरांत सिख धर्म में आध्यात्मिक अधिकार किसे सौंपा गया? ऑप्शन ए, सिख गुरुओं की वाणी को। ऑप्शन बी, ग्रंथ साहिब को। ऑप्शन सी, दीक्षा समारोह को। ऑप्शन डी, सर्वशक्तिमान ईश्वर को। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख गुरुओं की परंपरा समाप्त हो जाने के उपरांत सिख धर्म में आध्यात्मिक अधिकार किसे सौंपा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रंथ साहिब को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है
यद्यपि एक धार्मिक संस्था के रूप में सिख मुसलमानों के पक्के विरोधी बन गए थे, लेकिन सिख धर्म और इस्लाम धर्म में कई एक समान विशेषताएं थी। इन दोनों में निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी समान विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए, ईश्वर के एकत्व पर जोर देना। ऑप्शन बी, मूर्ति पूजा का खंडन। ऑप्शन सी है जाति भेद को ना मानना। और ऑप्शन डी है धर्म युद्धों की प्रथा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है आपका ऑप्शन डी। देखिए, ऑप्शन डी है धर्म युद्धों की प्रथा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सिख नेता बंदा बहादुर को पकड़ा गया और उसे क्रूरतापूर्वक मृत्युदंड दिया गया? ऑप्शन ए, औरंगजेब। ऑप्शन बी, बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन सी, जहांदार शाह। ऑप्शन डी, फर्रुखसियर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्रुखसियर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, बंदा बहादुर की मृत्यु से सिखों की प्रादेशिक महत्वाकांक्षा को धक्का लगा और उनकी शक्ति का पतन हो गया। इस अवधि के दौरान सिखों ने कहाँ शरण ली? ऑप्शन ए, राजपूताना। ऑप्शन बी, कश्मीर। ऑप्शन सी, पंजाब। ऑप्शन डी, काबुल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, सिख मिसलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, मूलतः ये मिसलें एक दूसरे से पूर्ण सहयोग करती थी। ऑप्शन बी, यह मूलतः समानता के सिद्धांत पर आधारित थी, जिनमें किसी भी मिसले के मामलों का निर्णय लेने के लिए सभी को एक समान अधिकार प्राप्त थे। ऑप्शन सी, प्रत्येक मिस्ल की सुसंगठित सेना थी और नियमित राजस्व संग्रहण प्रणाली थी। और ऑप्शन डी है, धीरे धीरे मिसलों का लोकतांत्रिक स्वरूप समाप्त हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन कि सिख मिसलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जाना है आपसे क्वेश्चन में। तो ऑप्शन सी देखिए, प्रत्येक मिस्ल की सुसंगठित सेना थी और नियमित राजस्व संग्रहण प्रणाली थी। यह ऑप्शन आपका सही नहीं है और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, गुरु मत सिख मिसलों का केंद्रीय संगठन था। यह गुरु मत सिख गुरुओं की आध्यात्मिक परामर्श थी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुरु मत द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए राजनीतिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी है न्यायिक, ऑप्शन डी है वैचारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र प्रशासन व्यवस्था वस्तुतः ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था के अनुरूप थी, जिसमें ग्राम दो प्रकार के थे। एक तो वे थे जिन पर सीधे शासन किया जाता था और अन्य ग्राम राखी के अंतर्गत होते थे। राखी व्यवस्था किसके समतुल्य थी? इसका ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए जप्ती व्यवस्था, ऑप्शन बी बटाई व्यवस्था, ऑप्शन सी चौथ व्यवस्था और ऑप्शन डी है जागीरदारी प्रथा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौथ व्यवस्था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मिसलों की सेना का आधार स्तंभ थी। ऑप्शन ए पैदल सेना, ऑप्शन बी अश्वारोही सेना, ऑप्शन सी तोपखाना, ऑप्शन डी है उक्त सभी प्रकार की मिली जुली सेना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मिसलों की सेना का आधार स्तंभ थी। मिसलों की सेना का आधार स्तंभ अश्वारोही सेना थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, रणजीत सिंह 1780 से 1839 निम्नलिखित में से किस मिसल के प्रमुख थे? क्या है क्वेश्चन कि और रणजीत सिंह 1780 से 1839 निम्नलिखित में से किस मिसल के प्रमुख थे? ऑप्शन ए फैजलपुरिया, ऑप्शन बी है
आहलुवालिया, ऑप्शन सी है भंगी और ऑप्शन डी है सुकरचकिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुकरचकिया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह को 19 वर्ष की आयु में किसने लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया? ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी है उसके पिता महासिंह, ऑप्शन सी है ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल, ऑप्शन डी है काबुल के शासक जमान शाह। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रणजीत सिंह को 19 वर्ष की आयु में किसने लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल के शासक जमान शाह ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न सिख मिसलों को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए कौन सी परिस्थिति रणजीत सिंह के लिए सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुई? ऑप्शन ए धन और सत्ता के प्रति सिख मिसलों के प्रमुखों की लोलुपता, ऑप्शन बी यूरोपीय लोगों द्वारा प्रशिक्षित रणजीत सिंह की शक्तिशाली सेना, ऑप्शन सी है मिसलों प्रमुखों के मध्य मतभेद और झगड़े, ऑप्शन डी है ईस्ट इंडिया कंपनी से रणजीत सिंह को प्राप्त प्रोत्साहन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से देखें। क्वेश्चन है कि विभिन्न सिख मिसलों को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए कौन सी परिस्थिति रणजीत सिंह के लिए सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखें, इसका राइट आंसर है मिस्ल प्रमुखों, देखें मिस्ल प्रमुखों के मध्य मतभेद और झगड़े। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है आंसर? मिसलों और प्रमुखों के मध्य मतभेद और झगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह ने लाहौर की संधि 1806 किसके साथ की जिसके द्वारा वो सतलज के उत्तर में विजय अभियान करने के लिए स्वतंत्र हो गया? ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी इंदौर का होलकर, ऑप्शन सी ग्वालियर का सिंधिया और ऑप्शन डी है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदौर का होलकर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है रणजीत सिंह के द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई अमृतसर की संधि 1809 का वास्तविक महत्व क्या था? ऑप्शन ए इससे पंजाब में शांति और समृद्धि के युग का शुभारंभ हुआ, ऑप्शन बी यह रणजीत सिंह द्वारा मुल्तान, कश्मीर, लद्दाख और पेशावर पर विजय प्राप्त करने की उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध हुई, और ऑप्शन सी है इसके द्वारा रणजीत सिंह की साम्राज्यवादी नीति की राजनीतिक सीमा निर्धारण करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया, और ऑप्शन डी है इससे रणजीत सिंह सिखों के निर्विवाद नेता बन गए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रणजीत सिंह के द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई अमृतसर की संधि 1809 का वास्तविक महत्व क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखें, इसके द्वारा रणजीत सिंह की साम्राज्यवादी नीति की राजनीतिक सीमा निर्धारण करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर की संधि 1809 का पूर्व की ओर रणजीत सिंह की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए रणजीत सिंह ने किसी ऐसी शक्ति के साथ संधियां नहीं की जिनके कारण अंग्रेजों के साथ युद्ध की आशंका हो, ऑप्शन बी उसने उत्तर पश्चिम और पश्चिम में साम्राज्य विस्तार के लिए नवीन क्षेत्रों की खोज की, और ऑप्शन सी है उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति का परित्याग कर दिया और वो लोगों को स्वच्छ और कुशल प्रशासन प्रदान करने के कार्य में जुट गए।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अमृतसर की संधि 1809 का पूर्व की ओर राजनीति रणनीति सिंह की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है, उसने उत्तर और उत्तर पश्चिम और पश्चिम में साम्राज्य विस्तार के लिए नवीन क्षेत्रों की खोज की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अपने शासन के अंतिम चरण में रणजीत सिंह ने कौन सी भू राजस्व निर्धारण प्रणाली अपनाई थी? ऑप्शन ए जप्ती प्रणाली, ऑप्शन बी बटाई प्रणाली, ऑप्शन सी कनकूत प्रणाली, ऑप्शन डी है नस्क प्रणाली। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार समझ ले। क्वेश्चन है कि अपने शासन के अंतिम चरण में रणजीत सिंह ने कौन सी भू राजस्व निर्धारण प्रणाली अपनाई थी? तो ये कनकूत प्रणाली थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जनता के सीधे संपर्क में रहता था और जो शासन की ओर से राजस्व कलेक्टर, खर्चीली, लेखाकार, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, उत्पाद तथा सीमा शुल्क अधिकारी और सरकार की ओर से लोगों का सामान्य पर्यवेक्षक था? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कारदार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए इसकी लिखित कानूनों की एक विधिवत संहिता थी, ऑप्शन बी मौजों तालुकों परगनों के स्तर पर इसमें नियमित श्रेणीबद्ध न्यायालय थे, ऑप्शन सी ये साधारण न्याय व्यवस्था थी और जिसमें कानूनी पेचीदगियां और तकनीकी उलझनें नहीं थी, ऑप्शन डी इसमें मुगलों और अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्थाओं के सर्वोत्तम तथ्यों को शामिल किया गया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, आइए देखते हैं। क्वेश्चन एक बार पहले फिर से समझ लें, उसके पश्चात ही आंसर करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रणजीत सिंह की न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? रणजीत सिंह के न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यह साधारण न्याय व्यवस्था थी और जिसमें कानूनी पेचीदगियां और तकनीकी उलझाने नहीं थी। तकनीकी उलझने नहीं थी, उलझाने नहीं, उलझने होगा यहाँ पे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की सेना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए पूरे एशिया में उसके पास सर्वोत्तम सेना थी, ऑप्शन बी उसके पास भारत की सर्वोत्तम प्रशिक्षित सेना थी, ऑप्शन सी उसकी विश्व में द्वितीय सर्वोत्तम सेना थी, ऑप्शन डी भारत में उसी के पास ऐसी सेना थी जो बराबरी के स्तर पर कंपनी की सेनाओं का मुकाबला कर सकती थी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लें कि रणजीत सिंह की सेना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो डी आपका करेक्ट है, सही कथन है। भारत में उसी के पास ऐसी सेना थी जो बराबरी के स्तर पर कंपनी की सेनाओं का मुकाबला कर सकती थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की सेना का निम्नलिखित में से कौन सा अंग सिख सेना का आदर्श या मॉडल ब्रिगेड था? ठीक है, फिर से क्वेश्चन पहले ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए है फौज ए आम, ऑप्शन बी है फौज ए खास, ऑप्शन सी है फौज ए कवायद, ऑप्शन डी है फौज ए हिंद। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह की सेना का निम्नलिखित में से कौन सा अंग सिख सेना, ठीक है, सिख सेना का आदर्श या मॉडल ब्रिगेड था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फौज ए खास। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो रणजीत सिंह के लाहौर दरबार
यह उनके साम्राज्य की शक्ति का आधार स्तंभ नहीं था। ऑप्शन ए स्वयं रणजीत सिंह का व्यक्तित्व, ऑप्शन बी समन्वय और धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है उन्नत व्यापार और वाणिज्य, ऑप्शन डी है सुसंगठित एवं सुप्रशिक्षित सेना। अगेन फिर से क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो रणजीत सिंह के लाहौर दरबार या उनके साम्राज्य की शक्ति का आधार स्तंभ नहीं था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा उन्नत व्यापार और वाणिज्य। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रणजीत सिंह के राज्य के स्वरूप को सही रूप में स्पष्ट करता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए पे आइए। ऑप्शन ए है एक सिख राज्य, ऑप्शन बी है एक परंपरागत भारतीय प्रादेशिक राज्य और राजतंत्र, ऑप्शन सी है एक संप्रदाय की दूसरे पर तानाशाही, ऑप्शन डी है एक सांप्रदायिक शासन व्यवस्था जिसमें अपेक्षाकृत छोटे संप्रदायों के लोगों को कनिष्ठ सहभागियों के रूप में शामिल किया गया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से देखें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रणजीत सिंह के राज्य के स्वरूप को सही रूप में स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी एक सांप्रदायिक शासन व्यवस्था जिसमें अपेक्षाकृत छोटे संप्रदायों के लोगों को कनिष्ठ सहभागियों के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आज की प्रैक्टिस सीरीज का यह लास्ट क्वेश्चन था और ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। यदि आप लोगों को इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आप लोगों को वीडियोस मिलते रहें और आपकी क्लास भी मिस ना हो। ओके स्टूडेंट, अगर ये आपको पसंद आ रहे हैं क्लासेस तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।